दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 88। इससे पहले 87 पार्ट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट सीरियल वाइज यानी कि पार्ट 1 से लेकर के लास्ट तक मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों आज जो हम सॉल्व करेंगे 5/3/2000, ये 24 नहीं, इसको आप 21 कर लीजिए। 2021 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, पूछा गया था एनटीपीसी में, जो लेटेस्ट पेपर है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे हमें एक्चुअल आइडिया लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिक पर हमें फोकस करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएँ। दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो देखो ये पार्ट है और जो 5/3/2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे और 10:30 से 12 के बीच में था, यानी कि जो शिफ्ट थी ये दोपहर वाली शिफ्ट थी। इसके क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है? तो देखो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, इन दो ऐसे देश हैं जिनमें दो पक्षीय प्रणाली अभी चलती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दो पक्षीय प्रणाली जो होती है वो होती क्या है। तो ये प्रणाली होती है दो पक्षीय प्रणाली कि जब एक पार्टी प्रणाली वह है जहां दो प्रमुख राजनीतिक दल सरकार पर हावी होते हैं। जैसे कि दो दलों में से एक जो होता है आमतौर पर विधायिका में बहुमत रखता है, उसका बहुमत प्राप्त होता है विधायिका में, और दूसरा जो होता है आमतौर पर बहुसंख्यक हो सकता है, शासक दल के रूप में भी जाना जाता है। और जबकि दूसरा वाला जो होता है वो बहुसंख्यक नहीं, वो अल्पसंख्यक का काम करेगा, यानी कि एक बहुसंख्यक के साथ रहता है और दूसरा वाला अल्पसंख्यक, जिसको हम विपक्षी दल के रूप में भी जानते हैं। तो ये होती है द्विपक्षीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी कि आयुष्मान का संबंध स्वास्थ्य है और इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2018 को, जो कि अभी तक वर्तमान समय में चल रही है। और इसकी शुरुआत किसने करी थी ये कई बार पूछा जा चुका है और आता भी है। आयुष्मान की शुरुआत किसने करी थी? तो देखो स्वास्थ्य से संबंधित है, तो कौन करेगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने करी थी इसकी शुरुआत। और इसके लिए शुरुआती जो बजट था वो 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, ताकि इसको ताकि ये जो आयुष्मान है ये योजना को सफल बनाया जा सके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 के लोकसभा चुनावों में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम बताइए। तो ये चंद्रानी मुर्मू हैं। तो 2019 का जब चुनाव हुआ था उसमें चंद्रानी मुर्मू सबसे कम उम्र की। तो देखो जब सबसे पहले सर्वप्रथम या सबसे ज्यादा कभी ऐसा वर्ड आता है तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चंद्रानी मुर्मू हैं और ये हैं कहाँ से दोस्तों? तो ये हैं ये पड़ता है क्योंझर। क्योंझर कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। तो ओडिशा में यहाँ से वो लोकसभा की प्रत्याशी रही हैं, लोकसभा क्षेत्र आता है। और वहीं पर इनकी बात करें कि इनकी जो पार्टी है वो है बीजू जनता दल, यानी कि बीजेडी भी जानते हैं। और इनका जन्म हुआ था 16 जून 1993 को इनका जन्म हुआ था, ये भी आप याद रखना। तो आप जोड़ सकते हैं 1993 से लेकर के 2019 तक, और आप बताना टोटल कितने साल हो रहे होंगे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो अब क्या है कि जो हाल ही में अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का, तो अगर ये क्वेश्चंस कभी भी आते हैं 2024 में, कोई ऐसा चीज है जो हाईलाइट हुआ है जिससे सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा उम्र के या पहली बार कुछ नया है, तो वो क्वेश्चन जरूर आप हाईलाइट कर लेना, उनको आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो देखो ये जो होता है विटामिन ए होता है, ये हमेशा हमारी आंखों को और त्वचा को दोनों के लिए अच्छा होता है, ये हमेशा स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है। अगर बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी का जो होता है मेन कमी होती है, इसकी कमी से हड्डियों में दर्द होता है, खास करके जोड़ों में दर्द होता है विटामिन डी की कमी से। इसको पूर्ति कैसे कर सकते हैं, इसकी कमी को दूर कैसे करेंगे? तो आप मछली खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं या फिर पनीर खा सकते हैं, साथ ही साथ आप केला भी चाहे खा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी अगर आप चीज खाते हैं पर्याप्त मात्रा में, तो विटामिन डी की कमी आपको नहीं होने वाली है। जो हड्डियों में जोड़ों में दर्द होता है वो अब नहीं होने वाला है। विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं, तो विटामिन ए का जो स्रोत होता है कि यानी कि इसकी कमी को कैसा पूरा करेंगे, तो हरी पत्तेदार अगर आप सब्जियां खा रहे हैं या पीले फल खा रहे हैं, पीले फल का मतलब चाहे पपीता संतरा ऐसी चीजें खा रहे हो, केला भी पीले फल में आएगा,
और कोई भी अनाज खा रहे हो तो भी विटामिन ए को दूर कर सकते हैं, उसकी कमी को। विटामिन बी जो होता है दोस्तों, इसका क्या होता है कि इसकी कमी से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और कई बार क्या होता है कि हार्ट अटैक भी आ जाता है। और इसमें क्या होता है, थकान, कमजोरी महसूस होती है और बेरी-बेरी रोग भी हो जाता है, ठीक है? और इसकी कमी को कैसे दूर करते हैं विटामिन बी को, तो इसके लिए आप अखरोट, बादाम या सूखे मेवे खा सकते हैं, जो आते हैं इस पे, या दूध भी, अंडा भी ले सकते हैं। और खास करके बिना पॉलिश वाली चीजें खा सकते हैं, जैसे कि बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाइए या गेहूं की बिना छिलका निकाले हुए यानी कि चोकर सहित से खाइए, तो वहां पर फायदा करता है। खासकर दलिया वगैरह जिससे आप खा रहे हैं तो फायदा करता है। विटामिन ई देखो, विटामिन ए जो होता है दोस्तों, ई, इसकी कमी से क्या होता है कि मांसपेशियों में हमारी दर्द शुरू हो जाता है। वहीं आंखों में क्या होता है, झिलमिलाहट पैदा हो जाती है, कोई चीज दूर को देखते हैं तो झिलमिलाने लगता है, तो वो भी विटामिन ई की कमी से होता है। इस कमी को आप दूर कैसे करेंगे, तो आप मेवे खाइए, जो मेवे होते हैं, और वनस्पति तेलों का भी सेवन करिए, जैसे सूरजमुखी का हो गया और मूंगफली का तेल हो गया, नारियल तेल हो गया। तो ये सारी चीज़ों को अगर खाते हैं तो आप विटामिन ई की कमी को भगा पाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो देखो, जो मुंडक उपनिषद होता है दोस्तों, वो संबंधित है अर्थवेद से, माफ कीजिएगा, अथर्ववेद से संबंधित है। वहीं अगर सामवेद की बात कर लें तो सामवेद में क्या है कि सबसे छोटा, अगर आकार की दृष्टि से आप देखोगे ना, तो सबसे छोटा जो वेद है वो सामवेद है। और इसमें संगीत का व्याख्यान करा गया है, संगीत से संबंधित है। ये क्वेश्चन आया एक बार कि संगीत से संबंध किस वेद का है, तो सामवेद का है। वहीं अथर्ववेद की बात करें तो इसका संबंध चिकित्सा से है, याद रखना आप, चाहे तो आप कहीं पर लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, चिकित्सा से संबंधित है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, लेकिन ये चारों ऑप्शन बताने के बाद। देखो, यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का संबंध यज्ञ, पूजा पाठ से संबंधित है। पूजा पाठ संबंधित क्या है, यजुर्वेद है, गद्य पद्य दोनों में। अगला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद आप जानते होंगे कि सबसे पहले यही वेद लिखा गया था, इसलिए ये सबसे पुराना यानी कि प्राचीन वेद भी यही कहलाता है। इसमें क्या है, देवी देवताओं की स्तुति के बारे में वर्णन है तो ऋग्वेद में। अब मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जादू टोना का व्याख्यान किस वेद में किया गया है इन चारों में से? अगर आप सही बताते हैं तो मैं जरूर आपको देखूंगा और आपका नाम जरूर मैं अगली वीडियो में हाईलाइट करूंगा, जितने भी लोग वहां पर जवाब देंगे, ठीक है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 64 है और उनका योगफल 20 है। यानी कि दोनों संख्याओं को अगर हम गुणा कराते हैं तो 64 आएगा, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 20 आएगा। यदि पहली संख्या दूसरी से बड़ी है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? यानी कि मान लो अगर x है और दूसरी वाली y है, तो पहली संख्या बड़ी है किससे, दूसरी वाले से। ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऑप्शन से उठाया करो। कैसे? अब देखो, योगफल 20 है, तो आप बताओ 16 5 कितना होता है, 21। पहली बात तो आप यहीं से देख लो, पहली संख्या जो है दूसरी वाली से बड़ी है, तो ये तो पहली वाली छोटी हो गई, जबकि हमें बड़ी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर देखो, ये भी छोटी है, दूसरी वाली बड़ी है, ऐसे देख लो आप। ये देखो, ये छोटी संख्या, ये बड़ी, उल्टा हो गया, जबकि हमें पहले बड़ी चाहिए, यहाँ भी छोटी फिर ये बड़ी हो गई, ठीक है? यहाँ पर देखो, इसमें से ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी, ये छोटी, ये चल सकता है। अब कह रहा है इसमें से कि योगफल 20 होना चाहिए, तो 16 5 21, ये तो 21 पहले ही हो गया। ये 4 1 5 हो सकता है, कैसे? रेशियो दिया है, 4 रेशियो में 1 दिया है। टोटल आना चाहिए 20, तो मान लिया ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा x बराबर 5 और 20, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, तो x की वैल्यू 5 चौक 20 यानी कि 4 आएगी। तो देख लो आप, तो एक संख्या हमारे पास हो जाएगी, 4 1 था तो 1 की वैल्यू 4, तो 4 चौक 16 हो जाएगी और दूसरी वाली 4 से गुणा इसमें यानी कि 4। तो देखो, दोनों को जोड़ेंगे तो 16 4 20 हो रहा है, और दोनों को अगर गुणा कराएंगे 16 चौक 64, तो देखो 64 आ रहा है। समझ गए आप? तो बस ऑप्शन से ही आपको उठा खेल कर देना है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये देखो, एडमिरल करमवीर सिंह थे। ये अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अब ये 2024 के हिसाब से पूछा जाएगा कि 2024 में इस महीने तक नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये हैं जनरल एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी, याद रखना आप।
अगर ये पूछ लिया जाए ना कि 2024 में कौन है, तो आप क्या बताएंगे? दिनेश त्रिपाठी जी। एडमिरल वर्ड लगाया जाता है जब कोई बड़े अधिकारी होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ द हार्ट इज नोन एज, यानी कि ऐसी एक तकनीकी जिसका यूज किया जाता है रिफ्लेक्शन परावर्तन के तौर पर अल्ट्रासाउंड जो किरणें हैं वो निकालता है, वेज निकालता है, जिससे इमेज बना पाता है हार्ट की। तो हार्ट की इमेज, कुल मिला के कहना चाहता है कि हार्ट की जो जांच करते हैं वो किससे करते हैं, तो वो होता है, उसको कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इकोकार्डियोग्राम नहीं है, ये याद रखना, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो इको वर्ड जहां पर भी आता है तो इको का मतलब क्या होता है? साउंड से संबंधित होता है, और साउंड देखो यहाँ पर ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5a-2b बराबर 0 है और 4b-5c बराबर 0 है, तो c अनुपाते a का मान बताइए। तो अगर हमें c और a का मान पता चल जाएगा तो हम उनको रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, तो ये लिखा है 5a माइनस का 2b बराबर में 0। अब इसको करो इधर, तो 5a बराबर में 2b हो जाएगा। अब a को लिखो, अब इससे नीचे b ले आओ तो हो जाएगा b बराबर में 2, तो ऊपर ही रहेगा, ये गुणे में था 5 तो नीचे आ जाएगा ये, यानी कि a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू हो गई 5। अब यहाँ से देखो इनको निकालते हैं, तो यहाँ निकाल लेता हूँ मैं। 4b इक्वल में मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप चाहे तो लिख कर करना, मैंने 5c को डायरेक्ट उधर भेज दिया तो ये 5c हो गया है। अब b अपान में c आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 वहीं रहेगा, इधर वाला जो 4 था वो नीचे जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ से देखो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5, यहाँ भी देखो b की वैल्यू 5। अब ये b भी सेम है, इसका मतलब अनुपात सही है। अगर अनुपात सही ना होता तो हम इनको पहले रेशियो में रख के करते हैं। ठीक है, रेशियो बराबर करते हैं। तो अनुपात समानुपात की अगर वीडियो चाहिए आपको तो मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से कंप्लीट चैप्टर पढ़ लेना, फिर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसको उड़ा पाओगे। ठीक है, पूछा क्या है हमसे? सी और ए, तो आप बताओ सी की वैल्यू क्या है? 4 है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 अनुपाते में ए क्या है? 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। इसको काटिए, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि ये आएगा, तो 2 अनुपाते में 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है? दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और अगर आ रही है तो जरूर एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कर लिया करिए अगर मन हो तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मन हो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मन हो तो, क्योंकि मैं वैसे भी देख कुछ कर पाऊंगा नहीं आपका, आप सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, है ना, मैं देख पाऊंगा नहीं। बस यहाँ से ये है कि पता चल जाता है कि हाँ किसी ने सब्सक्राइब किया है। चलो 10वां देखते हैं। ठीक है, पढ़ना मेन मकसद होना चाहिए, सब्सक्राइब तो चलो होता ही रहता है, बाद की बात है। 10 में देखो, कक्षा 10 के एक समूह में 6 छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 छात्र हिंदी और 6 छात्र बंगाली बोल सकते हैं। कोई भी छात्र कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता है, यानी कि अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, इन्हीं के अलावा कोई और चौथी भाषा नहीं बोलेगा, इन्हीं के बीच में बोलेगा। ठीक है, यदि कक्षा में 2 छात्र 2 भाषाएं बोल सकते हैं और एक छात्र तीनों भाषाएं बोल सकता है, तीनों भाषाएं मतलब कि अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली तीनों भाषा बोलेगा, तो क्या होगा? तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं वो बताना है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले आप एक काम किया करिए, गोले बनाइए। तो एक गोला तो यहाँ पर बनेगा। अब आप कहेंगे कितने गोले बनाए, तो जितनी भाषाएं हैं उतने गोले बनाइए। तो भाषाएं कितनी है? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली। अब एक दूसरे के ऊपर उनको चढ़ा के बनाइए थोड़ा थोड़ा ऐसे करके, समझ गए आप? एक इधर से बना लीजिए ऐसे करके। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप ढूंढा करो कि जो तीनों भाषाएं बोल सकता हो। तो एक छात्र तीनों भाषाएं बोल सकता है, तो तीनों भाषाएं बोल सकता है एक छात्र, ये वाला। तो तीनों भाषाओं का मतलब है कि इसको रखेंगे यहाँ पर, ये एक छात्र है, माफ कीजिएगा, तो एक छात्र है, एक लिखिए। समझ गए आप? देखो ये गोला अगर मैं यहाँ पर मान देता हूँ, चलो अच्छा मैं पहले वो बना देता हूँ, वरना आप कहेंगे ये क्या है। तो देखो अंग्रेजी है तो मैंने लिख दिया उसको इंग्लिश। आप गोले को चाहे इंग्लिश यहाँ लिख दीजिए, गलत नहीं होगा, कहीं भी आप इंग्लिश लिख दीजिए। ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं आप। आगे देखते हैं। हिंदी बोल सकता है, तो मैंने इसको मान लिया कि ये हिंदी बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है ये वाला। और अगला वाला गोला जो है वो क्या बोलेगा? बंगाली बोलेगा। ठीक है, ऐसे।
अब देखो कह रहा है कि एक छात्र जो है वो तीनों भाषाएं बोलता है, तो अब ऐसी जगह में हमें रखना है एक छात्र को कि तीनों गोले के अंदर आए। देखो इंग्लिश के अंदर ये आ रहा है, ये हिंदी में भी आ रहा है, देखो ये वाले में, और बंगाली में भी यहाँ से आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें बनाना होता है, यहाँ पर आ जाएगा एक। अब कह रहा है कि यदि कक्षा में दो छात्र दो भाषाएं बोल सकते हैं, यानी कि दो छात्र ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं दिया है कि दो भाषाएं बोल सकते हैं, लेकिन कौन कौन सी नहीं दिया है, तो हम अपने हिसाब से मान लेते हैं उसको कि ये दो भाषाएं बोलने वाला कौन, दो छात्र हैं तो दो भाषाएं मतलब इंग्लिश भी बोल रहे होंगे और हिंदी भी बोल रहे होंगे, तो दो छात्र ऐसे हो गए। अब आते हैं यहाँ पर, छह छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी का कौन सा है, ये वाला। तो आप देखो अंग्रेजी वाले गोले में तो तीन तो पहले से हैं, क्यों, क्योंकि दो एक तीन, और चाहिए कितनी, छह, तो छह यानी कि तीन लिख चुके हैं, तीन और लिखना होगा हमको। तो अगर ये लिख देंगे तो पूरा हो जाएगा, छह छात्र हो जाएंगे, छह छात्र हो जाएंगे टोटल इंग्लिश वाले गोले के अंदर। आगे देखो करेक्ट, 15 छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी वाला कौन सा, ये है, और 15 बोलते हैं, तो देखो दो एक तीन, तो तीन तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अब आप कहेंगे इधर हमने काउंट किया था, तो हम दोनों तरफ काउंट करेंगे क्योंकि ये दोनों के अंदर आ रहा है। तो 15 हिंदी बोल सकते हैं, तो तीन तो ऑलरेडी हो गए, दो एक तीन, तो कितने बचे, 15 में से तीन हटा दो तो क्या बचा, 12। अब देखो हिंदी वाला काउंट करोगे तो 15 आएगा टोटल, देखो 12 दो 14 एक 15, 15 आ रहा है ना, ऐसे। अब अगर कह रहा है छह छात्र बंगाली बोल सकते हैं, तो बंगाली छह छात्र बोलते हैं, तो अब बताओ बंगाली के गोले के अंदर कितने लोग हैं, एक तो ऑलरेडी लिखा है तो हमें चाहिए छह, तो पांच कर देंगे तो पांच और एक छह हो जाएगा। क्लियर बात। अब कह रहा है कि कुल कितने छात्र हैं, तो सारे आप जोड़ लीजिए कितने हो गए। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 प्लस का 3 प्लस का 2 और प्लस का 1, 5, मैं 6 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 6 कर दिया मैंने, कहाँ से, ये वाला और ये वाला जोड़ दिया। तो देखो 12 3 15, 15 हो जाएगा, और 15 2 17 हो जाएगा, और 17 प्लस का 6 करिए तो 17 से क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर है हमारा। समझ गए होंगे आप, ऐसे करना होता है क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि तीन संख्याओं के एक समूह का औसत 29 है और उनमें से दो संख्याओं का औसत 13 है, तो तीसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, क्या आएगा। तो देखो तीन संख्याएं हैं, मान लिया मैंने कि ए बी और सी, ये तीन संख्याएं हैं, और तीनों समूह का जो औसत है वो 29 है। यानी कि अगर हम 29 आने का मतलब है कि 29 इसके पास भी होगा, 29 इसके पास भी, और 29 इसके पास भी होगा, तीनों के पास है। तो अगर आप टोटल का योग करना चाहेंगे तो क्या होगा, हमेशा 29 गुणे में 3 कर दीजिए, तो 3 27 और 3 दूनी 6 2 8, यानी कि 87 आ गया। तो अभी तो इनका योग ये 87 है। अगला कह रहा है उनमें से दो संख्याओं का औसत जो है वो 13 13 है। यानी कि अब कहना चाहता है कि दो संख्याएं जो हैं इनमें इसके पास 13 रुपए हैं, इसके पास 13 रुपए हैं, लेकिन सारे मिला के 29 होना ही चाहिए। तो आप डायरेक्ट कर दो, दो संख्याओं का है तो 13 गुणे 2 कर दो आप, 13 दूनी 26, तो बस 26 आप घटा दो इसमें से, 26 घटाएंगे तो 7 में से 6 गया तो 1 आएगा, और 8 में से 2 गया तो 6, यानी कि 61 आएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको शायद ये वाला कम समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को डाउट होगा। तो देखो मैं दूसरी विधि भी बता देता हूँ आपको। अब देखो तीन संख्याओं का समूह का औसत कितना है, 29 है, तो तीनों संख्याओं का मतलब अगर हम योग निकालना चाहेंगे तो तीन संख्या है तो 3 से गुणा कराओ, 5 होती तो 5 से गुणा कराते, तो 29 गुणे में 3, तो 3 27, 3 दूनी 6 2 8 87 आएगा। अब कह रहा है दो संख्याओं का औसत 13 है, मान लिया हमने ए और बी का 13 है, तो दो संख्याएं हैं और 13 है औसत उनका, तो 13 गुणे में 2, यानी कि 26 कर दीजिए आप। तीसरी बताना है तो a प्लस बी का योग तो 26 हो गया, और तीनों का योग 87 हो गया, तो एक बच रही होगी सी वाली, तो वही निकाल लीजिए। तो बस 7 में 6 गया तो 1 आएगा, और 8 में से 2 गया तो 6, यानी कि 61 आ जाएगा। तो यहाँ भी देखो ऑप्शन नंबर पहला से उत्तर हो रहा है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म क्या है। देखो अभी तक क्या पूछता था, शॉर्ट फॉर्म देके फुल फॉर्म पूछता था, अब ऐसे कर दिया है। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का हो जाएगा, पी से प्रोग्रामेबल, रीड ओ से ओनली, मेमोरी एम हो जाएगा। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये भी आप याद रखना, मेमोरी होता है। और वहीं पर रैम का, ये इसका हो जाता है
रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी याद रखना। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, PPROM का आप बताना। अब देखो PROM जो है ना, PROM ये सेम रहेगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस P का मतलब आपको बताना है स्टार्टिंग वाले को। देखते हैं कितने दिग्गज हमारे चैनल पे हैं इस वक्त। देखते हैं, आप सब लोग ट्राई किया करो एक बार बताने की, सही हो या गलत हो, जिसका भी सही होगा हम पिन कर देंगे, तो कमेंट सेशन में आपको भी सबको दिख जाएगा वो आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इज इन हैंड ऑफ द प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड अंडर डैश, इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो देखो एक दो क्वेश्चन जो होते हैं वो अकाउंट्स वगैरह से संबंधित आ जाते हैं, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। संख्या 27, 54, 13 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो पहले देखो कि 2 कहाँ है, ये लिखा हुआ है, तो आप लिखिए यहाँ पर 2। 2 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 और 5 जीरो। वहीं पर कह रहा है 4 के स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान ये है, तो लिखेंगे 4, लेकिन 4 के बाद कितने डिजिट हैं? तो 1 3 यानी कि 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर 4 लिखे ताकि यहाँ पर जीरो सेम रहे। हमें इधर वाला सेम नंबर चाहिए। सेम नंबर का मतलब है कि सेम साइज का हो, इधर किनारे पर जीरो तो यहाँ जीरो, इधर के 3 पे लिखेंगे। ठीक है, अब अंतर बताना है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पर करिए, जीरो से जीरो आएगा, और यहाँ पर देखो 10 में क्योंकि जीरो है तो इधर से हासिल लेगा, ये इधर से लेगा, तो ये 10 में से 1 गया तो 10 में से 4 गया तो 6 आएगा, ये बच्चा होगा 9, और यहाँ बच्चा होगा 9, और इससे 1 चला गया था 2 से, तो अब ये 1 बचा होगा, तो ये हो जाएगा कितना? 1996 00। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था, यानी कि कौन सा टैक्स था जो कि नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योग पर जो है उन पे टैक्स नहीं होता था, बाकी किसानों पर, आवास पर, यानी कि गृह होम टैक्स, सभी भी होम टैक्स लगता है, आप लोग भी देते होंगे ना शहर पे जो लोग रहते हैं, और मवेशियों पर, ये भी मवेशियों पर टैक्स लगता था, लेकिन जो अभी टैक्स है आवास पर भी तो लगता है। तो पहले क्या था कि लघु उद्योग जो होते थे, छोटे छोटे धंधे होते थे, कारखाने, उन पर टैक्स नहीं लगाता था वो, बाकी तीनों पर टैक्स लगाया गया था। कब? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करना चाहूंगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कब से कब तक शासन किया था हमारे देश में, आप ये बताना। ठीक है, कोशिश करना एक बार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। करें कि IAEA का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मेन जो काम होता है दोस्तों, ये होता है कि विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, यानी कि जो नाभिकीय, जैसे नाभिकीय रिएक्टर्स हो गए, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो इन पर क्या करता है कि शांति से हम उसको उपयोग करें, लेकिन इसका दुरुपयोग ना करें किसी दूसरे देश के लिए, इसका क्योंकि दुष्परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, इसका हमें मान ज्ञात करना है भाई। देखते हैं, तो जब कभी ऐसा आ जाए ना बहुत बड़ा सा, तो आप एक काम किया करिए, करे कि अंडर रूट में 14, 28, 84 का मान ज्ञात करिए, यानी कि वर्गमूल ज्ञात करना है। पेयर बनाएंगे तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखो 2 का पेयर, 2 का पेयर और 2 का पेयर। अब एक लाइन ऐसे खींचिए, दूसरी लाइन आप ऐसे खींचिए। अब आप बताओ कि जो 14 होता है वो किसके स्क्वायर के आसपास होता है? तो आप कहेंगे 3 त्रिका 9 कम है, 4 चौक 16 ज्यादा हो रहा है, तो 16 ज्यादा हो रहा है इसलिए 4 का स्क्वायर नहीं लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे। 3 का ले रहे हैं तो 3 यहाँ भी लिखिए और 3 यहाँ भी लिखिए, तो 3 त्रिका कितना आया? 9, तो यहाँ पर आप 9 लिखिए। अब जो यहाँ पर 3 लिखते हैं वही एक बार फिर से प्लस करके लिखते हैं, इन दोनों को घटाना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो 3 3 6, और यहाँ पर घटाएंगे, 14 में से 9 गया तो आएगा 5। अब ये 28 लिखा है क्योंकि जब पेयर आएगा तो पूरा पूरा नंबर आएगा, तो ये 28 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा है 6, ये वाला 6, तो 6 लिखा है, इसमें से अगर मैं 5 का गुणा कराता हूँ तो 5 यहाँ पर आएगा, तो 5 यहाँ भी आएगा, तो 5 25, 5 6 का 30, और 2 कितना हो जाएगा? 32, 325। हमें तो चाहिए 528, और ज़्यादा चाहिए, तो इसका मतलब बड़े नंबर से हम मल्टीप्लाई कराएंगे अब की बार। तो अब हम करा रहे हैं मल्टीप्लाई, मान लो 7 से कराते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे में 7, तो 7 7 49, 7 6 42, और 4 हो जाएगा 46, यानी कि 469 आ जाएगा। ये तो और भी ज़्यादा है, तो एक बार मान लो कि हमने 7 से कराया तो 469 तक पहुँचे।
चलो एक बार 8 से करा लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये 8 गुणे में 8 8 8 64, 8 छंग 48 और 6 हो जाएगा यहाँ पर कितना 54। तो 54 हो जाएगा, 544 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 7 बार ही जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा। तो अब आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना है कि डायरेक्ट आप करने लगो। यहाँ पर स्टार्टिंग में 37 आ गया आंसर, तो देखो कहाँ पर 37 लिखा है, ये 3 7 मिल रहा है क्योंकि 8 8 तो सब में सेम है, तो 3 7 37 है। बस आप यहीं से उत्तर कर दोगे, आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो स्मार्ट ट्रिक लगाना है। अब इसमें देखो 3 3 सब में दिया था, वरना हमें पहले ही डिजिट से आइडिया लग जाता कि आंसर क्या आएगा। जैसे मान लो 4 था, किसी एक में 4 होता बाकी में ना होता, तो इसका मतलब है कि 4 आ रहा था, तो बस वहीं सही करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, इसमें से कह रहा है कि सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है? तो इसको हम बोलते हैं संघवाद। तो जब संघवाद होता है उसमें केंद्र का प्राधिकरण होता है और देश की जितनी भी संवैधानिक इकाइयां होती हैं उनके रूप में विभाजित कर दिया जाता है। पहला है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये नारा बहुत बार पूछा जाता है। पिछली बार दोस्तों कई सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर आए थे जिसमें से ये स्लोगन पूछ लिया था। हालांकि ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्लोगन अलग अलग पूछ लिए थे। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने बोला है? तो आप बताना जरा किसने बोला है, ठीक है? तो ये पूछा जा चुका था। जैसे यहाँ पर पूछा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने दिया नारा? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था नारा। जैसे आपने लाल बाल पाल नाम सुना होगा, लाल बाल और पाल। लाल लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से आप बताना पाल से क्या होगा, ठीक है? जबकि आप यहाँ से भी बता सकते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन का जो शेड्यूल होता है, जो उसका फॉर्मेट होता है वो वही रहता है, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज कर देता है। जैसे देखो यहाँ पर नारा ये पूछ लिया है, अब हो सकता है अगली बार आपके क्वेश्चन में कोई और नारा पूछ ले। तो यहाँ से आपको क्या आइडिया मिला कि जितने भी स्लोगन हैं ये आपको एक बार नज़र डाल लेनी है कि किसने ये नारा दिया था, कौन सा नारा किसने दिया था, और खासकर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनके बारे में आप ज़रूर एक बार थोड़ा थोड़ा सा ये नारे ज़रूर पढ़ लेना। और दूसरा क्वेश्चन आपको क्या देखना है कि वहाँ पर दिवस आया था। दिवस का मतलब दिन, कौन सा पड़ता है। मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी है, 2 क्वेश्चन बनाए थे मैंने, तो देख लेना आप, शायद वहाँ से भी आपको मिल जाए सीखने को कुछ। तो बीच-बीच में कम्युनिटी पोस्ट भी डालता हूँ। कम्युनिटी पोस्ट आप लोग जानते होंगे जिसमें कई ऑप्शन दिए होते हैं, टिक करते हैं तो आपको टिक लग जाता है कितने % लोगों ने कौन सा जवाब दिया, कम्युनिटी पोस्ट है। तो मैंने आज बना के 2 डाले हैं, तो डेली 2-4 मैं डालूँगा ताकि वहाँ से आपके भी क्वेश्चन तैयार होते चले जाएँ। और मेरी कोशिश दोस्तों ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप सीख पाएँ। एक ही क्वेश्चन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं या जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वही मेरी कोशिश रहती है कि आपको दूँ मैं। ठीक है? तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा-सा लंबी हो रही है। और अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं या मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए बेझिझक होकर, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और हमारे दोस्तों ने, जितने भी दोस्तों ने कमेंट करे थे, हमने उन सबके रिप्लाई भी दिए हैं। तो दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि जब आप एक लोग भी सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें नई-नई वीडियोज़ लाने के लिए लगता है कि हम आपके लिए और भी बेहतर चीज़ें ला सकें ताकि आप और अच्छी तैयारी कर सकें। तो एंड तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।